नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एनटीए नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक पूछ ली जाती है। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, सभी टॉपिक को साथ लेते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत आचार्य रहे उनके ग्रंथ का नाम देख लेते हैं कि उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नाट्य शास्त्र की। हम जब बात करें तो नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो भरत मुनि ने की थी सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है भामा ने की काव्य अलंकार की ग्रंथ की रचना। तो भामा ने काव्य अलंकार ग्रंथ लिखा है। काव्य अलंकार किसका है? तो भामा का। ये आपको ध्यान रखना है और इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना किन्होंने की? भामा ने। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति की रचना किन्होंने की? वामन ने। इन्होंने जैसे वामन ने रीति संप्रदाय चलाए, तो इनके संप्रदायों को भी हम समझेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, तभी आपको ये याद रह पाएंगे। तो जब प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी हम इन तथ्यों को करेंगे बार बार, तो आपको ये याद हो जाएंगे। इतना कठिन नहीं है। आपको लगेगा कि काव्य शास्त्र कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बिल्कुल सरल तरीके से हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो काव्य अलंकार जो ग्रंथ है, एक आप लोगों ने देखा भामा का, और काव्य अलंकार ग्रंथ जो है रुद्रट ने भी लिखा है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। और इन्होंने जो है जो ये आचार्य रहे, इन्होंने किन किन संप्रदायों के प्रवर्तक रहे ये भी हम देखेंगे, और किस सदी के ये विद्वान रहे ये भी हम देखेंगे। क्योंकि ये किसके प्रवर्तक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, भामा कौन सी सदी के विद्वान है, या भरत मुनि को किस सदी में आते हैं, वामन की पूछ लिया जाता है, आनंदवर्धन की, मम्मट की। इनको जो है हम सदी के अनुसार भी हम जो है करेंगे। और अभी हम फिलहाल जो है इनके ग्रंथों का नाम देख लेते हैं कि कौन सा ग्रंथ किस विद्वान का है, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं। वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है वो कुंतक का है। व्यक्ति विवेक जो है वो महिम भट्ट का रहा है। और काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, सभी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है। रस गंगाधर जो है जगन्नाथ का है। औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र का है। काव्यानुशासन हेमचंद्र का है। और धवनालोक जो है आनंदवर्धन का है। धवनालोक लोचन अभिनव गुप्त का है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धवनालोक जो है वो है आनंदवर्धन, और धवनालोक लोचन जो है अभिनव गुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य अलंकार सार संग्रह जो है उद्भट का है। और श्रृंगार तिलक जो है रुद्र भट्ट का है। चंद्रालोक जयदेव का है। कुवलयानंद जो है अप्य दीक्षित का रहा है। काव्यदर्श दांडी का रहा है। रीति रहस्य कक्को कवि का रहा है। और 10 रूपक जो है धनंजय का रहा है। ये 10 रूपक भी कई बार पूछा जाता है, और ये सभी इम्पोर्टेंट है, वही सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो महाभाष्य जो है पतंजलि का आपको पता ही है। और रस तरंगिणी जो है भानु मिश्र का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण जो है भोज का है। श्रृंगार प्रकाश भी भोज का है। ये दोनों ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश दोनों ग्रंथ भोज के हैं, भोजराज के। अलंकार सरवशव जो है रुप्य का है। और उज्ज्वल नीलमणि है रूप गोस्वामी का है। अलंकार तिलक जो है वाग्भट का है। और अलंकार शेखर जो है केशव मिश्र का है। ये आप लोगों ने इनके ग्रंथों को देख लिया है।
के किस विद्वान का कौन सा ग्रंथ है। आप लोग फिर से रिवाइज करना चाहो तो सबसे पहले जो भामा है, भामा से पहले आएगा नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा। और शताब्दी कौन सी रही, प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में नाट्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो किसका है, भरत मुनि का। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इससे पहले भामा से पहले जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा भरत मुनि ने, जो कि प्रथम शताब्दी रहे। और जो उसके बाद जो भामा जो है वो छठी शताब्दी के विद्वान रहे। कई बार जो है समय भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी शताब्दी के रहे, छठी शताब्दी के, जिन्होंने काव्य अलंकार ग्रंथ लिखा है। उसके बाद जब हम बात करें वामन की, तो वामन किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं, ये माने जाते हैं 8वीं शताब्दी के। ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ लिखा है 8वीं शताब्दी के रहे हैं वामन। फिर है जो है काव्य अलंकार जो लिखा रुद्रट ने, रुद्रट जो है 9वीं शताब्दी के विद्वान माने गए हैं। कौन सी शताब्दी के, 9वीं के। वामन 8वीं के, भामा छठी के और भरत मुनि प्रथम शताब्दी के। इसलिए आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। फिर है वक्रोक्ति जीवतम। वक्रोक्ति जीवतम जो कि कुंतक का ग्रंथ है। तो कुंतक भी जो है 10वीं शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं। उसके बाद है महिम भट्ट, इनका ग्रंथ है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक जो महिम भट्ट का जो ग्रंथ है, महिम भट्ट जो है 12वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। इनको जो है परीक्षा में पूछा जाता है कई बार के ये किस शताब्दी के लेखक है। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। महिम भट्ट जो है 12वीं शताब्दी के, कुंतक 10वीं शताब्दी के और रुद्रट आप लोगों ने पता है 9वीं शताब्दी के। वामन जो है 8वीं शताब्दी के, भामा छठी शताब्दी के और भरत मुनि प्रथम शताब्दी के। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ जो है किस शताब्दी के विद्वान रहे हैं, ये आपको जो विश्वनाथ जो है 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। क्षेमेंद्र जो है, क्षेमेंद्र किस शताब्दी के रहे हैं, तो क्षेमेंद्र जो है ये 11वीं शताब्दी के रहे हैं, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा है। और जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ जो है 17वीं शताब्दी के विद्वान रहे, जिन्होंने रस गंगाधर ग्रंथ लिखा है। फिर है हेमचंद्र जी काव्यानुशासन, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र जी ने। हेमचंद्र जी 12वीं शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र माने गए हैं। उसके बाद जो है आनंदवर्धन जो लेखक रहे हैं, आनंदवर्धन किस शताब्दी के माने जाते हैं, तो आनंदवर्धन जो है 10वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं, जो कि जिन्होंने धवनालोक ग्रंथ लिखा है। और अभिनव गुप्त किस जो कि रस व्याख्याताओं में प्रमुख विद्वान रहे हैं, ये भी 10वीं शताब्दी के रहे हैं। आनंदवर्धन भी 10वीं शताब्दी के और अभिनव गुप्त भी 10वीं शताब्दी के रहे हैं। फिर बात आती है उद्भट की। उद्भट जिन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा है, तो उद्भट किस शताब्दी के विद्वान है, ये जो है ये 8वीं शताब्दी के विद्वान है। ये आपको ध्यान रखना है। उद्भट किस शताब्दी के विद्वान है, 8वीं शताब्दी के विद्वान है। साथ साथ मैंने इनको शताब्दी भी बता दी है कि ये कौन विद्वान किस शताब्दी की है। तो ये जो प्रमुख विद्वान हैं, इनसे संबंधित परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भरत मुनि जो है प्रथम शताब्दी के रहे हैं, भामा जो छठी शताब्दी के, दंडी भी छठी शताब्दी के, उद्भट 8वीं शताब्दी के, वामन भी 8वीं शताब्दी के। फिर है रुद्रट जो है 9वीं शताब्दी के माने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी के। फिर राजशेखर भी शामिल है इनमें, एक राजशेखर कवि भी आते हैं, वे भी 10वीं शताब्दी के रहे हैं। अभिनव गुप्त भी 10वीं शताब्दी के रहे हैं। कुंतक भी 10वीं शताब्दी के रहे हैं। और धनंजय भी कवि जो रहे हैं, जिन्होंने 10 रूपक की वो की, वे भी जो है ये 11वीं शताब्दी के रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य जो विद्वान रहे हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं, कौन सी किस शताब्दी के हैं और इनके
ग्रंथों का क्या नाम है। अप्पय दीक्षित जो है, आप लोगों ने जो ये पढ़ा था अप्पय दीक्षित को ये जो है ये 16वीं शताब्दी के विद्वान रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनके ग्रंथों को बार बार रिवाइज करते हुए आपको याद कर लेना है। इनको एक बार से आप फिर से रिवाइज कर सकते हो कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, काव्य अलंकार भामा का, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन का, काव्य अलंकार जो है दूसरा दो काव्य, अगर ऑप्शन में भामा ना आ जाए, ना नहीं दिया हुआ हो तो रुद्रट दिया हो तो काव्य अलंकार ग्रंथ जो है रुद्रट ने भी लिखा है। वक्रोक्ति जीवतम कुंतक का, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का, काव्य प्रकाश मम्मट का, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का, और रस गंगाधर जगन्नाथ का, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का, काव्यानुशासन हेमचंद्र का, धवनालोक आनंद वर्धन, धवनालोक लोचन जो है विश्वनाथ गुप्त का, और काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है, श्रृंगार तिलक रुद्रट भट्ट का है, और चंद्रालोक जयदेव का है, कुवेलानंद जो है अप्पय दीक्षित, काव्य दर्श जो है दंडी का है, दंडी जो कि 6ठी शताब्दी के विद्वान रहे हैं। रति रहस्य जो है कक्कोक का है, दश रूपक धनंजय का है, महाभाष्य पतंजलि का, रस तरंगिणी भानु मिश्र, सरस्वती कंठाभरण भोज, और श्रृंगार प्रकाश भी भोज का है। श्रृंगार अलंकार शरवशव रुपये का है। तो अलंकार शरवशव किसका है? रुपये का। और ये जो रुपये कवि रही है ये 12वीं शताब्दी के रही है, ये मैंने आपको नहीं बताया था तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, उज्ज्वल नीलमणि जो है रूप गोस्वामी का है। उज्ज्वल नीलमणि ये आपको ध्यान रखना है, किसका है? रूप गोस्वामी का। इसके बाद बात करें आगे जो है अलंकार तिलक वाग्भट का है, और अलंकार शेखर केशव मिश्र का है। उसके बाद जब हम बात करें थोड़े से इनके तथ्यों की, तो शक्ति कविता बीज रूप संस्कार विषय, यानी कि शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार है। यानी कि शक्ति या प्रतिभा काव्य का जो बीज होता है वो क्या है माना है? संस्कार को माना है। तो ये जो कथन कहा है ये मम्मट जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम किस बुक से आप करा रहे हो, ये कौन सी बुक है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बच्चे जब मैं बुक से कुछ तथ्य कराती हूँ तो पूछते हैं कि किस बुक से आप करा रहे हो, कौन सी बुक है। तो ये पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी है। तो पुनीत राय की जो वन लाइनर के अकॉर्डिंग जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही जो वे लाभदायक सिद्ध होते हैं परीक्षा के लिए। तो कुछ जहाँ पर जिस भी बुक में जौन से तथ्य जो है परीक्षा में पूछने लायक है, इम्पोर्टेंट है, मैं उनको जो नोट्स के थ्रू या फिर बुक के PDF के थ्रू मैं आपको कराने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए जो है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पुनीत राय की ये बुक से मैं आपको करा रही हूँ काव्य शास्त्र से संबंधित जो ये तथ्य है, तो हम उस पुनीत राय की बुक से कर रहे हैं। तो अगला जो तथ्य देख लेते हैं एक बार, ने की च प्रतिभा शुरुवतम च बहु निर्मलम। जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, काव्य शास्त्र की पंक्ति तो किस विद्वान की पंक्ति पूछ ले ये हमें नहीं पता होता कि हमें पढ़नी तो सभी है, और जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बार बार रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो एक बार सभी को जो है सरसरी नज़रों से हमें पढ़ करके जाना है। तो काव्य हेतु के संदर्भ में ये जो पंक्ति कही है नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम, तो ये है दंडी जी की। उसके बाद है औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता कौन रहे हैं? तो औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण के रचयिता रहे हैं क्षेमेंद्र जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, धवनालोक की टीका धवनालोक लोचन के जो रचयिता कौन रहे हैं? हमने पढ़ा था धवनालोक लोचन जो है अभिनव गुप्त का है, और धवनालोक केवल धवनालोक आ जाए तो आनंदवर्धन का है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के
प्रवर्तक माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा तथ्य है वो है भामा के भामा के नाट्यशास्त्र भामा के नहीं, भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता कौन रहे हैं, यानी कि अभिनव भारती टीका के रचयिता पूछे हुए हैं। तो अभिनव भारती टीका के रचयिता है अभिनव गुप्त जी। उसके बाद भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका किसने लिखी, तो भामा विवरण टीका के रचयिता पूछे हुए हैं, तो ये रहे हैं उद्भट जी। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है और प्रथम शताब्दी के विद्वान रहे हैं ये प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, एक पंक्ति दी हुई है तो इसमें इस पंक्ति को हम देख लेते हैं। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थी। ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति रही है। उसके बाद बात करें आगे, थोड़ा सा और एक दो तथ्य और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, और इसी तरह जो है रेगुलरिटी के साथ थोड़े थोड़े तथ्यों को हम जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी जो पुनीत राय की पुस्तक है, इनके जो परीक्षा में आने लायक, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन तथ्यों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है, क्या मत है, उपयोगितावादी। किस प्रकार का मत रहा है साहित्य के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तो उपयोगितावादी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है, तो किस प्रकार का है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो जो है मानवतावादी रहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपयोगितावादी रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं, तो वे रहे हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन किन्होंने माना, नंदुलारे वाजपेयी ने। आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन किन्होंने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन किन्होंने नाम दिया, या आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन नाम देने वाले विद्वान कौन रहे, तो जो ये है आत्मानुभूति को जो है काव्य प्रयोजन का नाम, काव्य प्रयोजन मानते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, लेकिन आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों तथ्यों को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रीतिकाल की कवि की है, जो ये काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्ति दी गई है, ये किस रीतिकालीन कवि की है, तो आप लोग इन पंक्तियों को पढ़ सकते हो। एक लहे तप पुंजन को फल, जो तुलसी सुर गुरसाई, एक लहे वहु संपत केशव भूषण, जो वरवीर बढ़ाई। जो ये पंक्ति है दी गई है, ये भिखारी दास जी की है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में इन्होंने कही है। उसके बाद रीतिकालीन आचार्यों के सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन का विचार करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं, यानी कि रीतिकालीन आचार्यों में जो सर्वप्रथम है जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर विचार किया, वे आचार्य कौन रहे हैं, तो वे रहे हैं कुलपति मिश्र। आप लोगों ने जब रीतिकाल को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो रीतिकालीन कवि रहे हैं, उन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिख के अनुसार जो अपनी रचनाएं लिखी है, उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत आचार्य रहे हैं उनका ही अनुकरण करके उनका विवेचन करके उन्हीं की रचनाओं का जो है अपनी रचनाओं में उनका निरूपण किया है, यानी कि उन्हीं के अनुसार जो है अपनी रचनाएं ली है। कहीं ना कहीं भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों को आधार बनाकर, उनकी रचनाओं को आधार बनाकर रीतिकालीन काव्यों ने रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे।
पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पंचम वेद जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा रीति संप्रदाय। इन रीति संप्रदाय को हम बाद में पढ़ेंगे, फिर ऐसी तरह जो है थोड़ा थोड़ा समझते हुए करेंगे, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित या काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको थोड़े से कठिन लगते होंगे और अन्य साहित्य इतिहास के अपेक्षा। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, कंटेंट को लेते हुए चलेंगे, ताकि जो है आप समझ के साथ कर सको। बार बार रिवीजन के साथ करते हुए हम जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है काव्य के संबंध में, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ये 2-3 परिभाषाएं जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, और फिर जब ये बार बार प्रश्न के माध्यम से हमारे सामने आएगी तो आपको ये याद भी हो जाएगी। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। काव्य के संबंध में किस विद्वान ने कही है? तो शब्दार्थों सहित काव्यम। शब्दार्थों सहित काव्यम जो है, शब्द और अर्थ के सहित से यानी कि के मेल से ही काव्य की रचना होती है, यानी काव्य बनता है। शब्द और अर्थ के जो काव्य होता है उसमें क्या निहित होता है? शब्द और अर्थ दोनों ही होते हैं। तो ये बात कही है कि इन्होंने भामा जी ने, भामा ने अपनी परिभाषा, भामा ने कहा है कि शब्द और अर्थ के सहित से यानी कि के मेल से ही साहित्य में काव्य की रचना होती है, जो कि गद्य व पद 2 प्रकार के जो काव्य होते हैं। ये इन्होंने कहा है भामा जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने भामा जी को बताई थी, जो शताब्दी रही है वो 6ठी शताब्दी के कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः कवापी। ये जो पंक्ति है ये किन्होंने कही है कि शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त हो, कभी कभी अनअलंकृत हो। सगुणा व जो है कभी कभी जो है अनअलंकृत हो, यानी कि कभी कभी अलंकारों का प्रयोग उसमें न हो। शब्द दोषो शब्दार्थ हो, यानी कि शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त हो। इसका इस परिभाषा का जो है अर्थ निकल कर आता है। तो ये जो बात कही है, ये पंक्ति किसकी है? मम्मट की जी है। काव्य के संबंध में इन्होंने कहा है। उसके बाद बात करें, अगला जो हमारी परिभाषा है विश्वनाथ जी की। और मम्मट जी किस शताब्दी के कवि रहे हैं? भामा 6ठी शताब्दी के, मम्मट मैंने बताया था 11वीं शताब्दी के रहे हैं। उसके बाद बात करें विश्वनाथ की। विश्वनाथ जो है 17वीं शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि विश्वनाथ जी ने क्या कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये जो परिभाषा दी है ये विश्वनाथ ने दी है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जो रसों से युक्त वाक्य होते हैं वही, उन्हीं को क्या माना है इन्होंने? काव्य माना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला परिभाषा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी ये जो परिभाषा दी है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। जो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्य, यानी कि रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादन किया जाता है वही शब्द क्या होते हैं हमारे, वही हम उसने काव्य कहलाते हैं। ये कहा है जगन्नाथ ने। जगन्नाथ जो है 17वीं शताब्दी के विद्वान रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने काव्य शास्त्र से संबंधित, जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित विद्वानों ने जो काव्य के संबंध में परिभाषाएं दी हुई थी, इन 4 प्रमुख परिभाषाओं को पढ़ लिया। अब धीरे धीरे और भी परिभाषाएं आएंगी काव्य से संबंधित भी, और भी कई विद्वानों ने कही है, या फिर एक क्लास में मैं काव्य की जो परिभाषाएं है, जो भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान जो संस्कृत आचार्य रहे वे भी, जो या हिंदी साहित्यकारों ने जो भी काव्य के संबंध में परिभाषाएं दी हुई है, वे भी एक क्लास में मैं आपको करा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम जो है आप हमें इस टॉपिक पर इस तरह की क्लास चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही
सफलता का राज है निरंतर अभ्यास और बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। शब्दार्थों सहित काव्यम भामाजी का तद्दोषो शब्दार्थों सैगुण अलंकृति पुनः कवापि, जो ये है मम्मट की वाक्यम जो है रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने कहा। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम जो है जगन्नाथ ने कहा, पंडित जगन्नाथ ने। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, मैं ट्रिक पर इतना अधिक विश्वास नहीं करती, बार बार रिवीजन पर अधिक विश्वास करती हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है आप अगर याद भी कर लोगे तो परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप ट्रिक को याद करते रहो। तो इसलिए हार्ड वर्क करते हुए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। रिवीजन के साथ हम इसी तरह जो है इम्पोर्टेंट तथ्यों को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।